हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन संगतकार की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि मंगलेश डबराल हैं। बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है संगतकार, तो पहले हम बात करेंगे कि संगतकार होता कौन है। संगतकार होता है साथ देने वाला। किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे हमेशा उसको सहारा देने वाला एक संगतकार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब स्टेज पर कोई डांसर डांस करता है तो उसके साथ कुछ लोग भी डांस करते हैं। वे लोग उस मुख्य डांसर के संगतकार होते हैं। अगर मेन डांसर थक जाए या कोई डांस स्टेप भूल जाए तो ये संगतकार आगे आकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस तरह से मेन डांसर को हेल्प मिल जाती है। वैसे ही गाने की दुनिया में मुख्य गायक के साथ उसका संगतकार होता है। जब मुख्य गायक मुश्किल तानों के जंगलों में रास्ता भटक जाए या जब ऊंचा गाने के कारण उसका गला थकने लगता है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है, उस समय संगतकार की आवाज उसे हिम्मत देती है और उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। बच्चों, कवि ने इस कविता में गायन क्षेत्र के उस संगतकार के महत्व के बारे में बताया है। तो चलिए अब इस कविता पर चलते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। बच्चों, पहली पंक्ति में मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। यहाँ पर चट्टान जैसे भारी स्वर का मतलब है बहुत गंभीर और ठोस आवाज। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि संगतकार की आवाज मुख्य गायक की बहुत गंभीर और ठोस आवाज का साथ देती है। अगली पंक्ति में वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। इसका मतलब है वह साथ देने वाली संगतकार की आवाज सुनने में तो मीठी है, लेकिन मुख्य गायक की तुलना में धीमी है और थोड़ी सी झिझक के कारण कांपती हुई लगती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यहाँ पर कवि अनुमान लगाते हैं कि यह संगतकार शायद मुख्य गायक का छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य है जो उससे गायन सीख रहा है, या शायद वह कोई दूर का रिश्तेदार है जो सीखने के लिए बहुत दूर से पैदल चलकर आया है। अगली पंक्तियों में मुख्य गायक की गरज में, यहाँ पर गरज में का मतलब है गंभीर और गूंजने वाली आवाज। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहाँ पर गूंज मिलाता का मतलब है सहारा देना। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मुख्य गायक की उस गंभीर और गूंजने वाली आवाज में यह संगतकार बहुत पुराने समय से हमेशा ही अपनी आवाज का सहारा मिलाता आया है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने मुख्य गायक और उसके संगतकार की आवाजों का परिचय दिया है और संगतकार के महत्व को दर्शाया है। वे कहते हैं कि मुख्य गायक की आवाज बहुत ही दमदार, गंभीर और चट्टान की तरह ठोस है। जब मुख्य गायक गाता है तो एक दूसरी आवाज उसका साथ देती है। यह आवाज हालांकि मधुर है, लेकिन मुख्य गायक के सामने वह कमजोर और थोड़ी कांपती हुई यानी झिझक वाली महसूस होती है। कवि अनुमान लगाते हैं कि यह दूसरी आवाज वाला संगतकार कौन हो सकता है। वह शायद मुख्य गायक का छोटा भाई है या फिर उसका कोई शिष्य है जो उससे सीखने आया है, या हो सकता है कि वह दूर का कोई रिश्तेदार हो जो पैदल चलकर सिर्फ सीखने के लिए यहां तक आता है। आगे कवि बताते हैं कि जब भी मुख्य गायक अपनी गंभीर और गूंजदार आवाज में गाता है तो यह संगतकार अपनी आवाज की गूंज उसमें मिलाता है, और यह काम वह आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। यह दर्शाता है कि संगतकार की भूमिका बहुत पुरानी और परंपरा से जुड़ी हुई है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। बच्चों, पहली पंक्ति में गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में, यहाँ पर अंतरे के जटिल तानों का मतलब है
गीत के मुख्य मुखड़े के बाद आने वाली मुश्किल और घुमावदार धुन। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक गीत के दूसरे भाग में बहुत मुश्किल और घुमावदार धुनें गाते हुए खो चुका होता है, यानी कि रास्ता भटक जाता है, यानी सुर और ताल के सही क्रम से दूर चला जाता है। अगली पंक्ति में या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ पर सरगम का मतलब है संगीत के साथ स्वर, लांघ कर का मतलब है पार करके, अनहद का मतलब है अनियंत्रित होकर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं या फिर वह अपनी ही संगीत सीमाओं को पार करके भटकता हुआ एक ऐसी अनियंत्रित जगह पर पहुंच जाता है जहां वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। अगली पंक्ति में तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे संकट के समय में केवल संगतकार ही होता है जो गीत के मुख्य और आधार वाले भाग को मजबूती से पकड़कर रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसका ये सहारा देना ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक के बिखरे हुए सुर, लय और ताल को इकट्ठा करके संभाल रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि साथ ही वह अपनी संगत से उसे यह भी याद दिलाता है कि तुम भी कभी नया नया सीखने वाले नौसिखिया थे, इसलिए घबराओ मत और आधार यानी ताल पर वापस आ जाओ। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब मुख्य गायक मुश्किल में पड़ जाता है तब संगतकार किस तरह निर्णायक भूमिका निभाता है। वे कहते हैं कि जब मुख्य गायक अंतरे यानी गीत के दूसरे भाग को गाते हुए मुश्किल और पेचीदा धुनें गाता है तो कभी कभी वह उन तानों के जंगलों में खो जाता है, यानी वह गाने के सही सुर और ताल से भटक जाता है, या कभी कभी वह अपने ही स्वरों की सरगम की सीमा को पार करके भटकता हुआ एक असीम और अनियंत्रित अवस्था में चला जाता है जहां वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। ऐसे मुश्किल संकट के समय में केवल संगतकार ही होता है जो गीत के मुख्य और स्थिर भाग को मजबूती से पकड़े रखता है। संगतकार का यह काम ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ या बिखरा हुआ सामान, जैसे सुर, ताल और लय इकट्ठा करके संभाल रहा हो। संगतकार अपनी आवाज और संगत से मुख्य गायक को यह भी याद दिलाता है कि वह भी कभी नया सीखने वाला नौसिखिया था, इसलिए उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे वापस गाने के आधार यानी ताल पर आ जाना चाहिए। बच्चों, अगली पंक्तियों पर चलते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। बच्चों, पहली पंक्ति में तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यहाँ पर तार सप्तक का मतलब है संगीत में सबसे ऊंचा स्वर समूह, इसे गाने में सबसे ज्यादा जोर लगता है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक सबसे ऊंचे सुरों में गाता है तो अत्यधिक जोर के कारण उसकी आवाज कमजोर पड़कर थकने लगती है। अगली पंक्तियों में प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, यहाँ पर प्रेरणा का मतलब है आत्मविश्वास या फिर जोश, और अस्त होता हुआ का मतलब है समाप्त होता हुआ। इन पंक्तियों का अर्थ है उसका आत्मविश्वास, जोश और आगे बढ़ने की आंतरिक शक्ति उसका साथ छोड़ने लगती है। उसका गायन का उत्साह और हौसला डूबता हुआ महसूस होता है। अगली पंक्ति में आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ पर राग जैसा कुछ गिरता हुआ का मतलब है आवाज की शक्ति का समाप्त हो जाना या आवाज का बेजान और निस्तेज हो जाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसकी आवाज की चमक और जान खत्म हो जाती है, वह बेजान और बुझी हुई लगने लगती है। अगली पंक्तियों में तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यहाँ पर ढांढस बंधाता का मतलब होता है हिम्मत देना। तो कवि कहते हैं कि ठीक उसी समय मुख्य गायक को हिम्मत और हौसला देने के लिए एकदम सही वक्त पर संगतकार की आवाज सहारा बनकर सुनाई देने लगती है। अगली पंक्तियों में कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ,
यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि कभी कभी तो वह संगीतकार बिना किसी खास वजह के ही गायक का साथ दे देता है, सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कि मुश्किल समय में भी मुख्य गायक बिल्कुल अकेला नहीं है, कोई उसके साथ खड़ा है। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने उस चरम स्थिति का वर्णन किया है जब मुख्य गायक की आवाज जवाब देने लगती है, और ऐसे मुश्किल समय में संगीतकार का स्वर किस तरह संजीवनी बूटी का काम करता है। वे कहते हैं कि जब मुख्य गायक सबसे ऊंचे सुरों में गाता है तो बहुत अधिक जोर लगाने के कारण उसका गला बैठने लगता है, यानी उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। वह ऊंचाई पर सुर को बनाए नहीं रख पाता। उसका आत्मविश्वास और गाने का आंतरिक जोश उसका साथ छोड़ने लगता है और उसका उत्साह डूबने लगता है। आवाज में जान नहीं रहती, वह बेजान और बुझी बुझी सी हो जाती है, जैसे कोई जलती हुई चीज बुझकर राख हो जाती है। ऐसे संकट के समय मुख्य गायक को हिम्मत और हौसला देने के लिए सहारा बनकर संगीतकार की आवाज सुनाई देने लगती है। कभी कभी संगीतकार बिना किसी विशेष जरूरत के भी यह भरोसा दिलाने के लिए साथ देता है कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ हमेशा कोई मौजूद है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पहली पंक्तियों में और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, फिर से गाया जा सकता है। यहाँ पर राग का मतलब है गीत या फिर धुन। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि संगीतकार का स्वर यह भरोसा भी दिलाता है कि जो गीत एक बार गाया जा चुका है उसे दोबारा भी गाया जा सकता है, यानी असफल होने पर हार नहीं माननी चाहिए। अगली पंक्तियों में और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ पर हिचक का मतलब है झिझक, विफलता का मतलब है असफलता, और मनुष्यता का मतलब है इंसानियत। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि संगीतकार के गाने में जो एक स्पष्ट संकोच या झिझक सुनाई देती है, या फिर वह जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊपर नहीं जाने देने की कोशिश करता है, उस कोशिश को उसकी कमजोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उसे उसका महान मानवीय गुण और त्याग समझना चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने संगीतकार की भूमिका को निर्णायक निष्कर्ष दिया है, उसकी आवाज की हिचक का वास्तविक अर्थ समझाया है। वे कहते हैं कि संगीतकार अपनी संगत से मुख्य गायक को यह विश्वास दिलाता है कि अगर तुम इस वक्त भटक गए हो तो भी चिंता मत करो, जो गाना गाया जा चुका है उसे फिर से आत्मविश्वास के साथ गाया जा सकता है। इसके बाद कवि संगीतकार के सबसे बड़े गुण के बारे में बताते हैं कि संगीतकार जब गाता है तो उसकी आवाज में एक स्पष्ट झिझक या संकोच महसूस होता है, या फिर वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता, ताकि मुख्य गायक ही प्रमुख बना रहे। कवि कहते हैं कि उसकी इस हिचक या अपने स्वर को दबाए रखने की कोशिश को उसकी कमजोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे तो उसकी महान इंसानियत समझा जाना चाहिए। यह उसका त्याग है कि वह अपने साथी को सफलता के चरम पर बनाए रखने के लिए खुद को पीछे रखता है। यही कविता का निष्कर्ष है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको इस कविता का अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।